देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों के लिए बेहद खराब माहौल। लगातार 6 दिनों से भारतीय बाजारों में तेज गिरावट और आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत खराब। राजनीतिक सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती दिख रही है। FIs की बिकवाली का दबाव बरकरार है, नतीजे खराब और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स भी स्टेबल नहीं। ऐसे में कितनी गिरावट हो सकती है और एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या करें आप, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खरी। जी हां, हमने देखा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट देखी जा चुकी है सेंसेक्स में, और अगर आप देखें तो 332 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में भी देखी जा चुकी है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। करीब 2100 पॉइंट टूट चुका है बैंक निफ्टी। तो अब यहां से और कितनी डाउनसाइड देखने को मिलेगी, सब पर चर्चा करेंगे इस खास शो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूएस और यूरोप में किस तरह का कारोबार देखने को मिला शुक्रवार के सेशन में। बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी संदीप। सबसे पहले तो बधाई हो आपको जन्मदिन की। ये बताइए, कहाँ पार्टी करने के मूड में है? कौन से ग्लोबल मार्केट का भ्रमण करने जाएंगे आज आप? बहुत धन्यवाद हेमंत। ग्लोबल मार्केट्स मैं तो सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट सेलिब्रेट करने के मूड में नहीं। अगर आप यूएस और यूरोप देखें तो शुक्रवार को वहां पे काफी खराब सेशन में बनता देखा। आधे 1/4 से आधे % के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिली। डाउन इनफैक्ट अगर आप देखें तो कारोबार का जो आखिरी घंटा था वहां पे काफी तेज प्रेशर देखने को मिला। 60 पॉइंट के आसपास की कमजोरी आपको नजर आएगी, लेकिन 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने काफी तेज गिरावट कारोबार के आखिरी घंटे में आते हुए देखी। ग्रीस को लेकर चिंताएं बरकरार है। S&P ने एक बार फिर से जो रेटिंग कट है वो दरअसल किया है, सॉवरेन रेटिंग कट किया है उनका, तो वो एक चिंता का विषय है। और स्ट्रांग नंबर्स आए थे, जो पेरोल डाटा आने वाला था जनवरी का, वो काफी मजबूत निकल के सामने आया था। 2,57,000 नौकरियां वहां पर जुड़ी। इनफैक्ट 12 महीने से लगातार हम देखें यूएस में लगातार जो 2 लाख से ज्यादा नौकरियां जुड़ने का सिलसिला है वो बरकरार है। और पिछले 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर के जो आंकड़े थे उनको भी ऊपर की ओर अपवर्डली रिवाइज किया गया था। और साथ ही साथ जो अर्ली वेजेस है उसमें आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिली। केवल एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट था कि जो बेरोजगारी दर है वो 5.6% के मुकाबले 5.7% पर निकल के सामने है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो रोजगार मार्केट है उसमें काफी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार अब ऐसा भी सेंस करके चल रहा है कि जिस तरह से 12 महीने से लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, तो वहां पे शायद जो फेड की ओर से जो रेट कट का सिलसिला है वो शायद समय से पहले शुरू हो सकता है। तो ग्रीस की चिंताएं हैं और साथ ही साथ जो स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं रोजगार मार्केट से, वहां पे शायद फेड की ओर से एक्शन जल्दी शुरू हो सकता है। तो इन दोनों मार्केट्स को थोड़ा सा यहां पे डरा है, जिसकी वजह से हमने देखा आधे % के आसपास की कमजोरी लेकर यूएस के बाजार बंद हुए। और जिस तरह से ग्रीस की चिंताएं हैं वो यूरोप के मार्केट्स पे भी हावी हुई। 1/4 से आधे % के आसपास की कमजोरी वहां पे देखने को मिली। और साथ ही साथ गुरुवार को जो जर्मनी और साथ ही साथ ग्रीस के जो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी जो बैठक थी वो भी बेल आउट पैकेज के ऊपर कोई ज्यादा वहां पे सहमति नहीं बन पाई। तो इन सबका इंपैक्ट हमने यूरोपियन मार्केट्स पे भी बनते हुए देखा। और एशिया भी इसकी वजह से अगर आप देखेंगे आज ज्यादातर मार्केट्स आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार करते हुए रहेंगे। केवल निकेई छोड़ दें जो कि येन 4 महीने के लोस पे है, उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। बाकी सभी बाजार कमजोर है। और चाइना के जो ट्रेड डाटा आए थे ओवर द वीकेंड वो भी काफी खराब थे, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। और ऐसे निफ्टी वैसे इंडिकेशन दे रहा है कमजोर शुरुआत देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट्स तो वीक है ही है। और जैसे अनिल जी कह रहे थे कि कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स है, कुछ एग्जिट पोल्स आ रहे हैं दिल्ली के, उसका भी इंपैक्ट भी देखने को मिला, जिसकी वजह से 1% के आसपास की कमजोरी के इंडिकेशन थे। ओवरऑल क्यूज काफी कमजोर है, क्रीज से खराब खबरें हैं। यूएस में ब्याज दरें समय से पहले बढ़ सकती है और उसके ऊपर एग्जिट पोल के नतीजे इसकी वजह से 1% के आसपास की कमजोरी के इंडिकेशन। शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए। और देखिए अनिल, पिछला पूरा अगर हफ्ता देखिए, शुक्रवार को छोड़ दीजिए, तो यूएस के मार्केट में करीब 3.25% की बढ़त देखने को मिली है। इन ग्लोबल अच्छे संकेतों को भी भारतीय बाजार पॉजिटिवली लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। पूरे ग्लोबल मार्केट से एक ही पॉजिटिव फैक्टर है कि संदीप का आज बर्थडे है, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर देखें तो साफ तौर पर हेमंत, दिक्कत की बात यह कि पहली बार पिछले साल मई में नई सरकार बनने के बाद जो ये करेक्शन होता हुआ दिख रहा है, ये लोकल ट्रिगर्स पर हो रहा है। अब तक हमने सारे जो करेक्शंस देखे थे भारतीय बाजारों में वो पूरी तरह से विदेशी बाजारों की कमजोरी के तर्ज पर होते हुए दिखा है। तो कहीं न कहीं एक डीकपलिंग होती दिख रही है, और वो डीकपलिंग शायद गलत वक्त पर होती हुई नजर आ रही है कि हम अमेरिकी बाजारों की तेजी पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि कमजोर हो तो शायद वहां पर रिएक्शन देखने को मिले। तो आज शुरुआत करने के लिए इसमें कोई डाउट नहीं कि संकेत बहुत अच्छे तो है नहीं, लेकिन भारतीय बाजारों को अपनी मुश्किलों से जूझना है। तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि बहुत ज्यादा अमेरिकी बाजारों में 3 दिनों की तेजी के बाद गिरावट नहीं हुई, स्टेबल से कहे जा सकते हैं। वो जस्टिफाइड भी है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, अच्छी तेजी होने के बाद वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। तो ओवरऑल हमारे लिए आज के सत्र में डेफिनेटली लोकल ट्रिगर से ज्यादा अहम होंगे। और एफआई की तरफ से भी हम आप देखिए अब कुछ अच्छे संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार के भी सेशन में हमने देखा 96 करोड़ रुपीस की कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, लेकिन चलिए एक अच्छी बात ढूंढने निकले तो ये जरूर है कि डीआईआई ने कम से कम उतनी खरीदारी करी है। लेकिन एफआई
एफआईएस की तरफ से भी मूड अभी तक पॉजिटिव होता हुआ दिख नहीं रहा है कुछ। इनफैक्ट बिक्वाली के आंकड़े ज्यादा खराब हैं। शुक्रवार के सेशन में आप देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2 दिनों से ऐसा लग रहा था कि अब बिक्वाली रुक चुकी है, कुछ सेलेक्टिवली खरीदारी हुई है, कुछ शॉर्ट्स कवर किए थे, लेकिन शुक्रवार के सेशन में एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते हुए दिखे और ये बड़ी चिंता की बात है कि 1180 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे हैं, 370 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स में भी फिर से बिक्वाली दमदार होती हुई दिख रही है। तो अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और एफआईएस की कैश मार्केट की बिक्वाली, इन तीनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो लगभग 1700 करोड़ की बिक्वाली का आंकड़ा है, जो कि खराब है। जनरली ऑप्शंस के आंकड़ों में हेजिंग का योगदान ज्यादा होता है, लेकिन शुक्रवार के सेशन में 1333 करोड़ के ऑप्शंस बेचे गए और वो ऑप्शंस भी काफी हद तक नेगेटिव साइड पर बता रहे हैं। वो इसलिए कि ज्यादातर कॉल ऑप्शंस में बिक्वाली होती हुई दिखी, और कॉल ऑप्शंस में बिक्वाली का मतलब आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशन बनना। तो आंकड़े किसी भी लिहाज से आप देखें, चाहे वो कैश मार्केट के हो, वायदा कारोबार के हो, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स के हो या फिर ऑप्शंस के हो, हर तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि एफआईआई अब भी अपनी खरीदारी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बिक्वाली का दबाव कैश में भले ही कम होता दिखे, लेकिन वायदा कारोबार में अब भी उतना ही दबाव है और ये चिंता की बात है ट्रेडर्स के लिए। अब देखना ही होगा कि एक बड़ी इवेंट जो कल दिल्ली के इलेक्शन की है, उसके बाद एफआईआई किस तरह का अपना रुझान बनाते हैं, क्या कुछ शॉर्ट्स कवर करते हैं, क्या कुछ फ्रेश खरीदारी लोअर लेवल्स पर आती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आज के सेशन में आप सारे नेगेटिव्स के बीच में देखें तो ये एक बड़ा नेगेटिव है कि एफआईआई की बिक्वाली पिछले हफ्ते पूरे के पूरे 5 सत्रों में काफी भारी भरकम रही है। जी हाँ, और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन देखिए, इस पूरी सीरीज के पहले 6 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए काफी कमजोरी भरे रहे हैं। लॉन्ग साइड पर जो लोग गए थे जनवरी सीरीज के अंत में, उनको काफी दिक्कत हो रही है। बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हेमंत, एफएनओ में काफी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखी, कम होती हुई दिखी है और ज्यादातर तेजी की तरफ की पोजीशंस काफी कम होती हुई दिखी है। ये एक थोड़ा सा राहत वाला संकेत आप कह सकते हैं कि शुक्रवार के सेशन में बड़े शॉर्ट्स फ्रेश नहीं बनते हुए दिखे ट्रेडर्स की तरफ से। आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 93 लाख शेयर कम होते हुए दिखे हैं, एफआईआई की तरफ से बिकवाली हुई है। तो काफी तक एफआईआई ने भले ही शॉर्ट्स किए हों, लेकिन ट्रेडर्स की तरफ से लॉन्ग पोजीशन कम होती हुई दिखी है, तो थोड़े ट्रेडर्स हल्के होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा आप देखिए बैंक निफ्टी लगभग 1,70,000 शेयर वहां पर भी कम होते हुए दिखे, वहां पर भी लॉन्ग पोजीशन छूटती हुई नजर आई। निफ्टी में महज 1 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जबकि इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखें तो 1180 करोड़ की बिकवाली हुई है। इसका मतलब साफ है कि वहां पर भी तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग बात यही है कि 8,700 के नीचे जो क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस पर निफ्टी ने, उसको देखकर लॉन्ग ट्रेडर्स ने अपने काफी हद तक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर दिए और जिन्होंने शायद एक दिन इंतजार करना ठीक समझाओ, उनके लिए आज फिर से मुश्किल भरा दिन हो सकता है। जो पोजीशन ऑप्शंस में बन रही है, डेटा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, अब पुट में नए लोअर लेवल के ऑप्शंस खरीदे जा रहे हैं। हालांकि पोजीशंस बड़ी बनती नहीं दिख रही, लेकिन 8,300 8,400 के रेंज में लगभग 7 लाख शेयर नए जुड़े हैं पुट में, और कॉल राइटिंग एग्रेसिव होती दिख रही है। 8,800 से लेकर 9,200 की रेंज में हर लेवल पर जबरदस्त कॉल बेचे जा रहे हैं। एक बात तो साफ दिख रही है कि इस बाजार के लिए अब एक्सपायरी के पहले 9,000 के पार जाना काफी मुश्किल होगा। शायद प्री बजट रैली हम एक करेक्शन के बाद बनते हुए देखे भी, तब भी बजट के पहले 9,000 के आंकड़े को पार करेगा, वो संभावनाएं काफी कम होती जा रही है। कल के सेशन में भी लगभग 8 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे 9,000 के कॉल में, तो वो लेवल पोजीशंस के लिहाज से काफी हैवी होता हुआ दिख रहा है और उससे पार कर पाना मुश्किल होगा। डाउन साइड रिस्क का जहां तक सवाल है, 8500 के लेवल पर लगभग 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में। हालांकि साइज के लिहाज से ये बड़ा नहीं है, लेकिन इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर वायदा कारोबार के आंकड़ों के दम पर आप देखें तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखता है वो 8,500 के आसपास का नजर आता है। बिल्कुल, चलिए तो इन सब सपोर्ट्स पर देखना होगा बाजार इनको रिस्पेक्ट करता है या फिर तोड़ के नीचे चला जाता है, जैसे पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है। चलिए इस सब पर चर्चा करेंगे। मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा हमारे साथ। टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ होंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, फंडामेंटल नजरिया बताएंगे सुनील दमानिया, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे फॉर्चून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर मोहता। इसके अलावा बाजार में हम आगे की रणनीति लेंगे मेरे एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गोपाल अग्रवाल से। इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं बताएंगे हमें फिक्की के पूर्व प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिरला, और इसके अलावा दिल्ली चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजों से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसका एनालिसिस हम करेंगे सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो हावी रहा है मुद्दा पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से, वो यही डर था कि जो एग्जिट पोल्स आए उनमें थोड़ी सी राहत दिखे, लेकिन उनमें कोई राहत दिख नहीं रही है। मार्जिन से आप जीतती हुई नजर आ रही है। 41 सीट
तक की बात हो रही है। ये बताइए, इतनी बड़ी चिंता आज इसके चलते भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा गिरा है दरअसल एशियाई बाजारों के बनस्पत। बिल्कुल हेमंत, इसमें कोई डाउट नहीं कि सेंटिमेंट के लिहाज से बाजार के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, दिख भी रहा है और शायद कुछ हद तक पिछले कुछ दिनों की प्राइस में भी है। लेकिन उसके बावजूद फाइनल जो एक असर आना है वो शायद कल नतीजों को देखने के बाद आए। उससे पहले आज एग्जिट पोल, और दिक्कत की बात है कि एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बाजार थोड़ा सा सर्टेन होकर उस पर नेगेटिव रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि दिल्ली इलेक्शन का एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली इलेक्शन का इंपैक्ट शायद 1 या 2 दिनों का रहे, ज्यादा से ज्यादा कल, बहुत ज्यादा आपने खींच लिया तो परसों तक। उसके बाद बाजार इस इवेंट को पीछे छोड़कर आगे बजट की तरफ देखने की कोशिश करेगा। फर्ज करें जिस तरह के एग्जिट पोल है उस तरह के नतीजे अगर इलेक्शन के आए और आप निफ्टी को 8,500 के आसपास देखें और फिर आपके सामने बजट है, तो हो सकता है बाजार फिर एक अच्छी करेक्शन 9,000 से लेकर 8,500 तक के करेक्शन, 500 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन, बाद में बजट की उम्मीद है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फिर बाजार वहां पर स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ नजर आए। लेकिन दिल्ली इलेक्शन के नतीजों का ज्यादा इंपैक्ट शायद इस लिहाज से बाजार सोचने की कोशिश करे कि क्या बजट फिर थोड़ा सा पॉपुलिस्ट होने की कोशिश हो सकता है बजाय रिफॉर्म्स के या फिर ग्रोथ के। बिहार और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन एग्जैक्टली, तो वो अंदाजा लगाना थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन मार्केट के लिए उसकी सिग्निफिकेंस उस लिहाज से नतीजों की ज्यादा है बजाय कि एक छोटा स्टेट बीजेपी ना जीत पाए। जहां तक बाकी संकेतों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज के लिए नेगेटिव ही है। एफआईज की आप सेलिंग देख लें, ग्लोबल मार्केट्स देख लें, रिजल्ट्स जो आते दिख रहे हैं दिग्गजों के, फिर से टाटा स्टील जैसे दिग्गजों ने निराश किया है, तो नतीजों के दम पर कहीं कोई राहत आती नजर नहीं आ रही। और उस लिहाज से देखा जाए तो शायद 8600, 8625 ये अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखता है। हो सकता है बाजार उन लेवल के आसपास शुरुआत करता हुआ दिखे या उसके नीचे शुरुआत करता हुआ दिखे। उसके नीचे शुरुआत होने पर और टिकने पर आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 8,500 के आसपास आता दिखेगा, जहां पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है। हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि एक बार की बाजार वहां पर रुकने की कोशिश कर सकता है। तो आपको 8,500 के आसपास बाजार दिखे, आप शॉर्ट हैं तो थोड़ी बहुत खरीदारी करें, अपनी शॉर्ट कवरिंग करें, या फ्रेश खरीदारी भी सेलेक्टिवली स्टार्ट की जा सकती है। ऊपर के लेवल पर अब 8,700 के पार निकलकर बाजार टिकता हुआ दिखेगा तो ये आपको तेजी बनती हुई दिखेगी और फिर से फ्रेश खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो जाहिर सी बात है कि 80, 90, 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के जो संकेत है उसके बाद आपकी नजर 8,500 के आसपास होनी चाहिए। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। एक ब्रेक लेकर पे हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, और बताने के लिए जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर रडार पर हैं आज आपके? गुड मॉर्निंग। शुरुआत टाटा स्टील के साथ करेंगे, जिन्होंने शुक्रवार को मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। उम्मीद से कमजोर नतीजे रहे हैं, जहां पे यूरोप ऑपरेशंस ने तो पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, लेकिन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के कारोबार ने ओवरऑल परफॉर्मेंस को ड्रैग किया है, कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। आय में 8.5% की गिरावट आई है, मुनाफे में 69% की गिरावट आई है, 9.15% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 10.9% के मुकाबले। गेल के नतीजे की बात करें तो यहाँ पर भी एक कमजोर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कुछ सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी खराब यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफे में 50% से ज्यादा की गिरावट, तो कुल मिलाकर उम्मीद से खराब नतीजे गेल में देखने को मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के भी तिमाही नतीजे कमजोर रहे, जहां पे प्रोविजंस में बढ़ोतरी के कारण मुनाफे पर दबाव बना है और एसेट क्वालिटी बेहद ही खराब हो गई है। कंपनी के एनआईआई में 1% की गिरावट आई है, मुनाफे में लगभग 65% की गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए लेवल्स 5.81% के डिलीवर हुए हैं पिछले तिमाही के 4.73% के मुकाबले, और नेट एनपीए लेवल्स भी खराब ही 3.22% के पिछले तिमाही के 2.46% के मुकाबले। अपोलो टायर्स यहाँ पर कमजोर डिमांड और यूरोप में प्राइस कट के चलते कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफी कमजोर, मुनाफे में करीब 45% की गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन के आंकड़े भी कमजोर देखने को मिले हैं। जेट एयरवेज की भी उम्मीद से कमजोर आंकड़े रहे, लेकिन एक ऑपरेशनली एक अच्छा सुधार जरूर देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने मुनाफे का आंकड़ा दर्ज किया है, लगभग 63 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज किया है पिछले साल के 270 करोड़ के घाटे के मुकाबले। 4.5% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं और कंपनी के आय में भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। सन टीवी के नतीजों की बात करें तो नंबर्स उम्मीद के मुताबिक ही देखने को मिले हैं, जिसमें कि मार्जिन और मुनाफे में अच्छी बढ़त इस बार देखने को मिली है।
अब खबरों पे नजर, जहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स के काउंटर सबसे पहले आपके रडार पे होना चाहिए, जहाँ पे अवंता ग्रुप पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स का कंज्यूमर कारोबार बेचने वाली थी। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने इस स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रही है और अब कंपनी अपने इंडस्ट्रियल डिवीजन को बेचेगी। ग्रुप की बातचीत ऑलरेडी एक जापान की कंपनी के साथ जारी है। लगभग 4,900 करोड़ का वैल्यूएशन होगा इस कारोबार का। तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक आज फोकस में रहेंगे। यहाँ FI50 में सरकार करीब 9 PSU बैंक में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें कि SBI में बात की जा रही है कि करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,200 करोड़ और PNB में 870 करोड़ की पूंजी निवेश कर सकती है। JSW एनर्जी, JP पावर, JP एसोसिएट्स के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने JSW एनर्जी और JP पावर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डील को मंजूरी दे दी है, जहां पे JSW एनर्जी JP पावर के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को खरीदेगा। पूरी डील 9,700 करोड़ की होगी। फ्यूचर रिटेल बोर्ड ने राइट्स इश्यू के प्राइसिंग को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि 15 करोड़ के राइट इश्यू की प्राइस करीब 103 रुपए प्रति शेयर तय की गई है और 100 लाख के क्लास बी शेयर्स की प्राइस करीब 50 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। टाटा मोटर्स के काउंटर पर खास नजर होनी चाहिए, जहां पे JLR रिकॉल कर रहा है 1,04,000 गाड़ियां। ये गाड़ियां लगभग रेंज रोवर को रिकॉल की जा रही है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्शन ये रेंज रोवर का ही है, जहां पर 75,000 गाड़ियां रिकॉल की जा रही है। सुप्रीम इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल में करीब 413 करोड़ के नए ऑर्डर्स जुड़े। केशोराम इंडस्ट्रीज, MRF, अपोलो टायर्स पर खास नजर होनी चाहिए, जहां पर MRF और अपोलो टायर्स दोनों कंपनियां दौड़ में है केशोराम इंडस्ट्रीज के मेन टायर यूनिट को खरीदने के लिए। ये हफ्ता काफी क्रूशियल हो सकता है इस डील के लिए, जहां आज अपोलो टायर्स और केशोराम के प्रमोटर्स की बैठक होगी। देर शाम को केशोराम का मैनेजमेंट कंपनी के लेंडर्स को मिलेंगे इस यूनिट को बेचने के अप्रूवल के लिए। वही माना जा रहा है MRF और केशोराम ने 12 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है वो इस डील को अनाउंस करने के लिए शायद हो सकती है। ऐसा है इंडिया ग्लास, यहाँ प्राइवेट इक्विटी मेजर KKR कंपनी में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। और आखिर में उन काउंटर्स पर नजर होनी चाहिए जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। इसमें लार्सन एंड टूब्रो, L&T, DLF, पेनिनसुला लैंड, JP पावर, JP इंफ्रा, JK टायर्स, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक और एपटेक शामिल है। हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हम लेंगे तकनीकी राय ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल के साथ और फंडामेंटल नजरिया में बताएंगे सुनील दमानिया। वायदा कारोबार की रणनीति हम समझेंगे फॉर्चून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर्मुखी से। आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। आशीष, शुरुआत आपके साथ। उससे पहले एक बार तकनीकी राय ले लेते हैं। मानस, लगातार 6 दिनों से नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। ये बताएं, आज भी एक जो गैप डाउन ओपनिंग के संकेत है, लगभग SGX निफ्टी पर 70-80-100 पॉइंट नीचे खुल सकता है। क्या अब अहम सपोर्ट लेवल आपको चार्ट पर दिख रहे हैं? क्या कहीं आज की एक गैप डाउन होने के बाद बाजार ओवरसोल्ड होते हुए नजर आएंगे, या फिर किस तरह से आप चार्ट्स को पढ़ेंगे और बाजार के लिए क्या डायरेक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, लास्ट सेशन में ही निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन में दिखने लगा था और मैं समझता हूँ कि एक सिचुएशन में 8616 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरी रैली का, जो 8236 से स्टार्ट हुई थी और 8996 के आसपास तक गई थी। बट मैं समझता हूँ एक गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है और निफ्टी 8600 नीचे फिसलता है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है करीब 8560 के आसपास। अगर 8560 के लेवल्स सस्टेन हो जाएंगे और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होने में कामयाब होता है, और मैं तो समझता हूँ कि 8600 के ऊपर अगर इंटरडे सेशन में हम देखेंगे, अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो आई थिंक समझ लेना चाहिए कि शायद जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल एक चांस लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ ये गिरावट एक करेक्शन है पूरी रैली का। मानस, ये भी बताइए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस गिरावट में लीड किया और पहले तेजी को भी लीड कर रहा था। ऊपर से अगर आप टॉप से देखें 10% का करेक्शन हो चुका है बैंक निफ्टी में। बाउंस देखने को मिल सकता है, फिर बैंक निफ्टी क्या फिर से लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आएगा, और कौन से स्तर वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अब देखिए, लीडरशिप तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ही दिखाएगा, क्योंकि पिछले दिनों गिरावट ज्यादा हुई है कंपेयर टू निफ्टी को। अगर आप देखिए, फ्राइडे के सेशन में ही बैंक निफ्टी ने 50-डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर लिया था। 61.80% ऑलरेडी करेक्ट हो गया पूरी रैली का, जो 17,500 से हमने देखी थी। तो मेरे लिए अहम सपोर्ट 18,500, 18,400 होगा, वहां पर नजर आएगी। अगर वहां पर सपोर्ट लेगा तो उम्मीद करेंगे कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि चार्ट्स पे तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड में है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड में है, ओवरसोल्ड जोन में है, और साथ ही
निफ्टी भी, ये मानना है तकनीकी चार्ट्स पर माइनस का। और आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद शायद ये स्थिति और खराब होती नजर आए। लेकिन वायदा कारोबार में काफी एक्शन था, खासतौर से शुक्रवार के सेशन में। इससे पहले कि हम वायदा कारोबार की एक रणनीति ले आशीष चतुर्वेदी से पहले जान लेते कौन से स्टॉक सेक्शन में थे। वरुण दुबे हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, देखिए जैसे कि आपने बैंक निफ्टी की बात की तो काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स से जो हरकत में थे जिसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिला। आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में फ्रेश शॉर्ट बिल्टअप देखने मिला। लगातार 6-7 दिनों से इसमें लगातार गिरावट हो रही है। करीब 14% तक की गिरावट इस काउंटर में पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। इसके अलावा कैनरा बैंक में भी शॉर्ट बिल्टअप देखने मिला। वही यूको बैंक में शॉर्ट कवरिंग के चलते रैली देखने मिली। करीब 3.5% तक इस काउंटर में बढ़त देखने मिली है और 7% के आसपास काउंटर के ओपन इंटरेस्ट में कमी देखने मिली है। इन स्टॉक्स के अलावा HDIL ये एक ऐसा काउंटर था जो काफी हरकत में था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप इस काउंटर में देखे गए हैं। करीब 8.5-9% तक की रैली इस काउंटर में देखने मिली है और 9% तक इस काउंटर के ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़त देखने मिली, यानी कि फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप इस काउंटर में भी देखे गए। वहीं ऑटो काउंटर्स हरकत में थे। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स दोनों ही काउंटर्स में फ्रेश शॉर्ट बिल्टअप देखने मिले और टाटा मोटर्स तो लगातार तीसरा दिन है जहां गिरावट देखने मिली है। 5% तक की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली और 4% तक काउंटर में ओपन इंटरेस्ट में बढ़त देखी गई है। वही अरबिंदो फार्मा फ्रेश शॉर्ट बिल्टअप इस काउंटर में भी देखे गए और PTC इंडिया उस दिन करीब 10% तक की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली थी, लेकिन कुछ रिकवरी इस काउंटर में हुई। हालांकि इसके बावजूद लॉन्ग अनवाइंडिंग इस काउंटर में देखी गई। 5.5% के आसपास काउंटर में दबाव था और 8.5% के आसपास इस काउंटर के ओपन इंटरेस्ट में कमी देखने मिली है। लेकिन कुछ काउंटर्स जिसमें तेजी देखने मिली, ITC फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप इस काउंटर में हुआ है और इंडिया सीमेंट शॉर्ट कवरिंग के चलते इस काउंटर में करीब 5.5% के आसपास तेजी देखी गई। 6.25% के आसपास इस काउंटर के ओपन इंटरेस्ट में कमी देखने मिली है। वहीं जो काउंटर्स आज रिजल्ट्स के चलते एक्शन में रहेंगे, टाटा स्टील फ्रेश शॉर्ट बिल्टअप इस काउंटर में देखने मिला है। DLF लॉन्ग अनवाइंडिंग इस काउंटर में देखी गई, करीब 3.5% की गिरावट और 2.5% के आसपास काउंटर के ओपन इंटरेस्ट में कमी देखने मिली। वही L&T लॉन्ग बिल्टअप इस काउंटर में देखने मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज हरकत देखने को मिल सकती है। लेकिन एक वक्त है, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और यहाँ पर बाजार पर चार्ट्स पर स्थिति थोड़ी सी ओवरसोल्ड होने जैसी नजर आ रही, लेकिन वायदा कारोबार के संकेत क्या करें? क्या यहाँ से भी कुछ और डाउनसाइड रिस्क है? निफ्टी 80 अंक नीचे अब नजर आ रहा है SGX पर। और कल के सेशन में शुक्रवार के सेशन में हमने प्रीमियम देखी थी 50-51 पॉइंट के, तो अगर 50 पॉइंट की प्रीमियम निकाल कर आप देखें तो 8,600 के आसपास है, उसके थोड़ा नीचे शुरुआत होने के संकेत है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त। आशीष, क्या करना चाहिए? वायदा कारोबार के संकेत क्या कह रहे हैं? कहाँ सपोर्ट है? और क्या आपको भी मानस की तरह 100-125 पॉइंट की और कमजोरी हो जाए तो ओवरसोल्ड नजर आएगा बाजार? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए अनिल जी, डेफिनेटली फ्राइडे के भी सेशन में हमने देखा है कि लिक्विडेशन हुआ है। नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट के अंदर में करीब 2 से 2.5% का रिडक्शन हुआ है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विडेशन लॉन्ग्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। बहुत एग्रेसिव बिल्डअप निफ्टी के अंदर में शॉर्ट्स का नहीं बन रहा है, पर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 8650, 8700 का, जिसको ब्रीच अगर से मार्केट करता है तो पॉसिबिलिटी 8550 तक के लेवल्स तक बन सकती है और उन लेवल्स के आसपास डेफिनेटली बाजार में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर से हम देखें तो पुट्स का भी जो कंसंट्रेशन है वो 8500 के आसपास एक अच्छा खासा पुट्स की पोजीशंस में कंसंट्रेशन है, जो इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। तो मैं समझता हूं अगर से 8550 के आसपास बाजार आता है तो उन लेवल्स पे डेफिनेटली एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके सुनील, आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी जिस तरह से पोल्स बता रहे हैं कि ये जीतती हुई नजर आएगी? मुझे याद है जब पिछली बार इनकी सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए, तब पावर कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी और अब आप देखिए इस डर से टाटा पावर पिछले हफ्ते करीब 9% टूट चुका है। रिलायंस इंफ्रा एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होगी। मुझे ये भी याद है कि DLF के अगेंस्ट में भी इन्होंने काफी बयान दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। बताइए ये स्टॉक्स क्या फोकस में रह सकते हैं इस हफ्ते भी? डेफिनेटली हेमंत रह सकते हैं, क्यों नहीं रहे, क्योंकि एक वजह है उनको फोकस में रहने के लिए। जिस तरह से जो अभी ये देखना है कि जब पहली बार केजरीवाल साहब आए थे चीफ मिनिस्टर बन के तो बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी एलिगेशंस लगाए थे। मुझे लगता है अभी थोड़े संभल जाएंगे कि जो 49 डेज की उन्होंने जो सरकार बनाई उसके बाद उनको थोड़ा एक एक्सपीरियंस आ गया कि गवर्नमेंट ना तो नारेबाजी से चलती है ना तो कोई एनार्किस्ट बन के चलती है। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे नहीं लगता कि वो थोड़े स्टेटमेंट दे के जो खिलाफ हो, इंडस्ट्री के खिलाफ हो, बिकॉज जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे थे पहले तो लग रहा था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी बिजनेस चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने फिर क्लियर
क्लैरिफाई किया था कि वो एंटी बिजनेस चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो भी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आना, वो भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री का प्रोग्रेस हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना सीवियर वो स्टेटमेंट देके डिस्कॉम के खिलाफ या डीएलएफ के खिलाफ। अगर आपको याद है तो जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने भी कहा था कि हम लोग भी डीएलएफ के खिलाफ कुछ काफी एक्शन लेंगे, लेकिन ये हरियाणा की जो चुनाव हुए तो उसमें भी कुछ बताए गए थे कि वहां पे भी कोई दिक्कत आ सकती है डीएलएफ को, लेकिन जब से वो हुआ है इतना कोई ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट रहा नहीं है डीएलएफ पे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो कुछ नेगेटिव था वो डेफिनेटली बिल्ट इन हो गया इन प्राइजेस में, फिर वो टाटा पावर हो या रिलायंस हो। शायद जब गवर्नमेंट आज शायद वो स्क्रिप्ट नीचे जा सकती है, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ज्यादा गिरावट मिले बिकॉज ऑफ आप गवर्नमेंट बनती है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन शायद एक जरूरत से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखे। लेकिन आशीष, रियल एस्टेट शेयर में डीएलएफ या फिर किसी और स्टॉक में कोई शॉर्ट करने का मौका दिखता है आपको? देखिए जी, डीएलएफ के अंदर में वैसे भी हमने देखा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बहुत मिसिंग होता है। डेफिनेटली लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है, और जिस तरह के न्यूज फ्लो आ रहे हैं उसके बाद मुझे लगता है अब शायद वापस से एक डिप देखने को मिले, जिसको कम से कम 155-153 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। मैं समझता हूँ अगर से एक पेयर ट्रेड लिया जाए जिसमें लॉन्ग एचडीएल और शॉर्ट डीएलएफ किया जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा पेयर ट्रेड साबित हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग एचडीएल में हमने देखा था पिछले सेशन में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलती, डीएलएफ को शॉर्ट करने की राय, और आज डीएलएफ के नतीजे भी आ रहे हैं, वहां पर भी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस अच्छे नतीजे पेश होने की है नहीं। तो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है मानस। लेकिन टाटा स्टील, इसके नंबर्स ने निराश किया, एक्सपेक्टेशन भी थी हालांकि ये निराश ही करेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 9% के आए हैं 11% के मुकाबले। टाटा स्टील के चार्ट्स आपको किस तरह से लगते हैं? मेटल कंपनियों ने भी कमजोर प्रदर्शन दिखाया है, चार्ट्स पर सपोर्ट किन लेवल्स पर है और क्या रणनीति रखनी चाहिए आज? हेमंत देखिए 560 के लेवल से ही लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम टाटा स्टील में बनते हुए दिखे हैं, और पिछले दिनों जरूर स्टॉक ने 400 के आसपास थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की थी, बट वो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम से वो अभी भी कंटिन्यू है। इम्पोर्टेंट ये है कि फ्राइडे के सेशन में 372 के अहम सपोर्ट रीच किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम टारगेट 350 तक का हो सकता है। अगर करंट लेवल्स पे खुलता है या तो अगर 365 के आसपास स्टॉक खुलता है, वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है 371 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये राय आती हुई टिस्को के स्टॉक पे, टाटा स्टील पे, जहां नंबर्स का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अपोलो टायर से एक और स्टॉक है जहां नंबर्स का एक्शन होगा, लेकिन इसके साथ ही एक और असर दिखेगा जो डील की बात चल रही है। केशोराम इंडस्ट्रीज का टायर बिजनेस अपोलो टायर और एमआरएफ दोनों मिलकर खरीद सकते हैं। सुनील, पहले आपसे राय लेना चाहता हूं, इससे पहले कि टेक्निकल राय लूं केशोराम के स्टॉक पर। अपोलो टायर, एमआरएफ, इन दोनों में से कोई खरीदे या फिर केशोराम के लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव समझते हैं? डेफिनेटली जो केशोराम की आप बात कर रहे हो, काफी दिन से ये चर्चा में था कि उसका जो टायर बिजनेस है वो शायद वो सेल करेंगे। अभी आज ये देखना ये होगा कि क्या वैल्यूएशन वो लेते हैं। अगर आप 100 करोड़ रुपए के आसपास का एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो वैल्यूएशन इनके टायर कारोबार को मिलेगा जिस पर ये खरीद सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दोनों ही कंपनियां शायद प्राइस वॉर कर सकती है इसको खरीदने के लिए, तो फिर शायद वैल्यूएशन बेहतर भी होते दिखे। देखिए अनिल जी, ये देखना कि जो 300 करोड़ की जो बात करें वो कैसे उसका वैल्यूएशन करते, कैसे उसके पेमेंट टर्म्स होती है, क्या होती है, उसमें डेट इंक्लूड है नहीं इंक्लूड है, तो उसमें काफी सारी जो ये 300 एक बॉलपार्क फिगर है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होता है वो काफी देखना होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे टायर कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है 2014 में, और अब जिस तरह से भी रबर की जो प्राइसेस बढ़ी है, थाईलैंड में आपने शायद सुना होगा, इंडोनेशिया में जो सुना होगा, वहां पे जो उनकी जो प्राइसेस, वहां से जो रबर नेशनल रबर की जो प्राइसेस बढ़ी, शायद उससे उनकी जो मार्जिन जो एक्सपांड हुई थी अच्छी सी 2014 में, शायद वो नहीं भी हो 2015 में, तो शायद वो भी एक दिक्कत हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि टायर कंपनी ऐसे कोई आउट परफॉर्म करे। बात रही केशोराम की, देखना है जैसे मैंने पहले ही बताया कि कैसी उसकी वैल्यूएशन होती है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे उसके जो पेमेंट होती है, वो एक काफी महत्व का रहेगा। चलिए, इंटरेस्टिंग होगा। दरअसल एमआरएफ और केशोराम दोनों के परिणाम भी 12 तारीख को एक साथ आने वाले हैं, और इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है 12 तारीख को ये डील का अनाउंसमेंट भी हो। शुक्रवार को 8% की शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। मानस, चार्ट्स किस तरह के आपको संकेत दे रहे हैं, ये बताइए कि यहां से और मोमेंटम देखने को मिल सकता है केशोराम के शेयर में आज के सत्र में इस डील की खबरों के चलते? देखिए, जो और टायर स्टॉक्स है वो चार्ट्स पे खराब लग रहे हैं, बट केशोराम इकलौता ऐसा स्टॉक है जो चार्ट्स पे बेहतरीन पैटर्न बना रहा है। 100 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट लिया था, वहां से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और 138 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फ्राइडे सेशन में बीच किया था, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया था।
अगर आप मंथली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन 150 के आसपास है। पैटर्न को देख के लगता है कि नेकलाइन जरूर ब्रेक होगा। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होगा तो उसके नेक्स्ट टारगेट 200-210 के आसपास आते हैं, तो एक बढ़िया बेट हो सकता है करंट लेवल्स पे। ये राय आती हुई यहाँ पर साफ तौर पर चार्ट्स पर के सुराग में मजबूती के संकेत हैं। शुक्रवार के अच्छी उछाल के बाद आज एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, लेकिन बाजारों के लिए ट्रेडिंग सेशन अच्छा होने के संकेत नहीं। 1% का नुकसान दिखेगा आपको एसजीएक्स निफ्टी पर। 8,600 के आसपास शुरुआत होने के आसार। दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी का रुझान, लेकिन हमारे लिए आज अहम हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स ही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, फोकस होगा कुछ और स्टॉक्स पर, लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मानस, सुनील और आशीष चतुर्मोता हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। जेएनके बैंक, इसके काफी कमजोर नतीजे आए हैं। मानस, हालांकि लिस्ट काफी लंबी है, टाटा स्टील, गेल, अपोलो टायर के भी कमजोर नतीजे थे, लेकिन जेएनके बैंक के जिस तरह से नंबर्स कमजोर निकल कर आए और हमने देखा है ज्यादातर जो बैंकिंग शेयर हैं वो पिट रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर है? देखिए, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जेएनके बैंक में, क्योंकि पहले भी जब बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे तब जेएनके बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा था। लोअर लेवल से 120 से रिकवरी जरूर देखने को मिली, बट स्टॉक 150-155 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अल्टीमेटली ये जो अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, ये अभी भी शायद कंटिन्यू रहेंगे। वापस स्टॉक 120-122 रुपए के लेवल टेस्ट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी और गिरावट बढ़ेगी स्टॉक। गिरावट और बढ़ सकती है। जेएनके बैंक में बेहद खराब नंबर्स पेश किए इस स्टॉक ने। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, संकेत कमजोरी के आ चुके थे आशीष पहले ही शुक्रवार के सेशन में, लेकिन नंबर्स यहां पर भी काफी खराब आते हुए दिख रहे हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। क्या लगता है आपको, वायदा कारोबार में अब भी शॉर्ट करने का मौका है या देर हो चुकी है? अनिल, देखिए कंटिन्यूस वीकनेस ये स्टॉक दिखा रहा है और हमें अभी तक के जब मार्केट के अंदर में रिकवरी भी आ रही तब भी इस स्टॉक के अंदर में कोई मेजर स्ट्रेंथ नहीं थी, तो क्लियरली मुझे लगता है कि 410 के नीचे तो एक मेजर वीकनेस इसके अंदर में शुरू हो सकती है, जो कम से कम 390 तक इसको लेके जा सकती है। तो मैं समझता हूँ वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में 427, 428 एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, और उसको ध्यान में रख के एक स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट पोजीशन अभी भी रखी जा सकती है। एलएनटी से क्या एक्सपेक्टेशंस है सुनील आपकी? आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, दिग्गज कंपनी है, सब की नजर होगी, लेकिन बाजार ये भी मानकर चलता है जो सेकंड हाफ में नतीजे आते हैं वो थोड़े कमजोरी भरे होते हैं, डिसअपॉइंटिंग भरे होते हैं। बहरहाल एलएनटी पर क्या राय होगी आपकी? नतीजों से पहले कोई ट्रेड करना चाहेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है हेमंत काफ़ी अच्छी जिस तरह से जो एलएनटी ने अंडर परफॉर्म किया है 2014 में, काफ़ी उम्मीदें है एलएनटी से। 2-3 रीज़न है उसके क्लियर कट। एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे हिंदुस्तान में जो कम हो रही है उसका एक बेनिफिट एलएनटी को डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज ऑफ जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है वो शायद हो गए। दूसरा चीज़ है गवर्नमेंट काफ़ी फोकस दे रही है इंफ्रा का। उसके जो और इंफ्रा में एक दिक्कत ये होती है कि जो इमीडिएट ऑर्डर आते हैं उसके जो बेनिफिट्स है थोड़े आपको 3 या 4 क्वार्टर्स के बाद दिखते हैं, तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो जो ग्रोथ एक्सपांशन मुझे लगता है एलएनटी का वो काफ़ी अच्छा होगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा लगता है। मैं एक नतीजे के ऊपर नहीं कमेंट करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि जो एलएनटी जैसी कंपनी आप उसको क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देखें, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखें तो काफ़ी अच्छी एक पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आपको उसको में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, निवेश करने की राय एलएनटी में यहाँ पर गिरावट में साफ तौर पर आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन दिखेगा। सन टीवी, आशीष वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या राय होगी, क्योंकि सन टीवी के भी नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर, नतीजे काफी अच्छे दिख रहे हैं सन टीवी के। क्या आपको लगता है स्टॉक में एक उछाल बन सकता है? 15% प्रॉफिट बढ़कर आता हुआ दिखा है, मार्जिन्स 15% बढ़े हैं, 77.5% के EBITDA मार्जिन्स रहे हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है हर तरह से लिहाज से अगर आप देखें तो। सन टीवी के स्टॉक पर क्या राय है? अंजी, अभी तक तो इस स्टॉक के अंदर में काफी बिल्डअप शॉर्ट साइड पे ही देखने को मिला था और मैं समझता हूं अगर से अच्छे रिजल्ट आते हैं और किसी कारण से 390 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पर जब तक ये 390 के लेवल्स क्रॉस नहीं होते, मैं समझता हूं कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप इस स्टॉक में अभी हम अवॉइड करेंगे। ओके, वाटक वबाग एक और ऐसी कंपनी है जिसके कमजोर नतीजे आए हैं। हालांकि कंपनी ने 1:1 का बोनस भी दिया है, लेकिन मुनाफा देखिए 36% घटा है, मार्जिन 7.5% से घटकर 6.8% रहे हैं। मानस, चार्ट्स पर वाटक वबाग का शेयर आपको कैसा लगता है? स्टॉक में ट्रैक नहीं करता, और कॉल पर क्या राय होगी? यहाँ पर भी हमने देखा है कमजोरी भरे नतीजे आए हैं। लंबी लिस्ट है वैसे इस बार कमजोरी भरे नतीजों की। 12 करोड़ के मुनाफे के सामने 31 करोड़ का घाटा इन्होंने पेश किया है। प्रिकॉल के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं?
देखिए प्रिकॉल काफी टाइम से 45 और 40 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और आई थिंक 42 उसका 200 डे मूविंग एवरेज है। बट फ्राइडे के सेशन में डिसअपॉइंटमेंट ये है कि वो जो रेंज में ट्रेड कर रहा था उसके नीचे गया है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। मैं समझता हूँ यहाँ पर अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी, कम से कम 32 तक के टारगेट सेट करके चले जा सकते हैं। बट 32 पे देखना फिर से एक बार स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा। अगर वहां पर सपोर्ट लेगा तो शायद वहां पर एक बाय रिकमेंडेशन आ सकता है। इसे देखना होगा कमजोर नतीजों का क्या असर आज इन शेयरों पर पड़ता हुआ दिखता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स जहां पर नतीजों के दम पर दिखेगा आज एक्शन ज्यादातर कमजोरी की तरफ, कुछ बेहतरीन नतीजे भी। इन सब पर राय लेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने हुए। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, मानस जायसवाल, सुनील दमानिया और आशीष चतुर्वेदी। कुछ और स्टॉक्स पर राय ली जाए जहां पर एक्शन देख सकता है। मानस, एक और मीडिया स्टॉक टीवी टुडे, यहां पर नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं, साथ ही इन्होंने अपने एफएम रेडियो बिजनेस कारोबार को बेचने की भी बात कही है। तो ये दो ट्रिगर्स इस स्टॉक के लिए साफ तौर पर आज नजर आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक बार नतीजे रख दूं, मुनाफा यहाँ पर 27% बढ़ा है, इनकम में 18% की बढ़त होती हुई दिखी है और बोर्ड ने 7 रेडियो स्टेशन बेचने की इनकी योजना को मंजूरी दी है। टीवी टुडे के स्टॉक पर क्या राय बनती है आपकी? 2% मेरे ख्याल से, हाँ, शुक्रवार के सेशन में 2% मजबूत बंद हुआ है ये शेयर। अनिल जी देखिए, सितंबर से पहले तो हमें एक बढ़िया रैली स्टॉक में देखी थी। हमने 100 रुपए स्टॉक 240 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट किया था, बट सितंबर के बाद से लगातार स्टॉक 240 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब नहीं रहा है। मैं समझता हूँ ये रेंज अभी भी बनी रहेगी। जब तक स्टॉक 250 के ऊपर ना निकले तब तक लॉन्ग पोजीशन ना क्रिएट करें। अगर 250 के ऊपर क्लोज होगा तब तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बट उससे पहले फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना चाहिए। ये जरूर है कि स्टॉक अगर किसी के पास है तो 195 पे स्टॉप लॉस रखें और बने रहे स्टॉक में। ओके, ये भी बताइए कि एलएनटी के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं मानस? आज इसके परिणाम आने वाले हैं, माना जा रहा है थोड़े टेपेड नंबर्स आ सकते हैं। चार्ट्स पर कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए आज ट्रेडर्स को? देखिए, मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि एलएनटी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कभी कोई डिप आए तो उसमें निवेश करना चाहिए। 1500-1400 बहुत अच्छा लेवल था जहां तक स्टॉक आया था और फिर हमने रिकवरी देखी थी। एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, जो कि जिसके जो अपर बैंड है वो 1750-1760 के आसपास है। पैटर्न को देख के लगता है जल्दी ये लेवल्स ब्रीच हो जाएंगे और कहीं ना कहीं 1950 और 1960 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 मंथ में देखने को मिलेंगे। तो कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल बाई करें। अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, 1650 के आसपास स्टॉक आता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई करने के लिए। एनएमडीसी, इस स्टॉक पर आशीष आपसे राय लेना चाहता हूँ। वायदा कारोबार में क्या कहीं कोई शॉर्ट करने के मौके? नतीजे तो आ चुके हैं, हालांकि नतीजे बुरे नहीं थे, लेकिन प्राइस कट लिया है कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स पर, क्या करना चाहिए? अनिल जी, इस स्टॉक में तो कंटिन्यूस हमें वीकनेस ही देखने को मिली है। अब तक के लास्ट अगर से 2 से 3 सीरीज देखे तो कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ ये स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है और नेगेटिव इसके अंदर में प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली अभी भी एक वीकनेस बनी हुई है और जिस तरह से मेटल स्टॉक्स के अंदर में हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी के बाद में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, उस ट्रेंड को ध्यान में भी रखते हुए मुझे लगता है एनएमडीसी में वीकनेस बन सकती है जो इसको कम से कम 132-130 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। अराउंड 142-143 के लेवल्स पे अगर से शॉर्ट पोजीशन बनाए विद अ स्टॉप ऑफ 146 तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक शॉर्ट साइड पे दे सकता है। सुनील, ओएनजीसी अब सरकार चाह रही है कि जल्दी से 15,000 करोड़ रुपए और जुटाए जाएं ताकि जो उनका विनिवेश का लक्ष्य था उसके और करीब वो पहुंचे। माना जा रहा है कि अब जल्द ही ओएनजीसी का विनिवेश होगा। ये बताइए, थोड़ा स्टॉक नर्वस भी था शुक्रवार के सेशन में, 1.5% की गिरावट, यहाँ पर क्या राय होगी आपकी? हेमंत, जब कोई कंपनी पीएसयू की डिसइन्वेस्टमेंट होती है तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है और ये ओवरहैंग कब से ओएनजीसी पे था कि वो डिसइन्वेस्ट करेंगे। देखना है जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे हमने कोल इंडिया में देखा था कि मोर देन 50% LIC ने लिया था, तो ये एक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के एक पॉकेट से पैसा जा रहा है दूसरे पॉकेट में आ रहा है, तो वो क्लियर। और दूसरी अभी गवर्नमेंट ने ऐसी बात की कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रिजर्वेशन होता है पीएसयू कंपनियों में जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए वो 20% 10% करेगी। मुझे लगता है ये क्लियर दिखा रहा है कि जो रिस्पॉन्स डिसइन्वेस्टमेंट को जो मिलना था उस तरह से जो नहीं मिल रहा है, तो काफी दिक्कत वाली बात है। डेफिनेटली ओएनजीसी का एक बार ये डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है तो एक जो ओवरहैंग था उस काउंटर पे वो शायद निकल सकता है और उससे कंपनी को काफी बेनिफिट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था मार्केट में वो शायद कम हो जाए।
ओके, ये राय आती ओएनजीसी के स्टॉक पर, लेकिन इप्का लैब इसके नंबर्स बेहद खराब आए हैं यहाँ पर। और मानस आपसे चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 70% गिरावट प्रॉफिट में नजर आ रही है इसके, और वैसे भी स्टॉक काफी मुश्किलों से जूझता रहा है और इनकम में भी 11% की कमी दिख रही है। तो यूएस एफडी की तरफ से बैन का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इप्का लैब के चार्ट्स क्या कर रहे हैं? 616 रुपए पर क्या ट्रेड बनेगा यहाँ पर? देखिए, अभी भी गिरावट बनी रहेगी अनिल जी, क्योंकि स्टॉक ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स बीच किए हैं फ्राइडे के सेशन में। लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं, और जो रैली हमने करीब 200 रुपए से 2011 से स्टार्ट होते हुए देखी थी और 900 रुपए तक स्टॉक गया था, इसको कम से कम 50% करेक्ट करेगा तो उसके इसमें पॉसिबल है स्टॉक 525 550 तक की रेंज में आए, तो वहां से स्टॉक को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। और मेडिको काया का चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि इस स्टॉक में भी हमने देखा था एक बहुत बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए थोड़े से बड़े हैं, 12.2% से बढ़कर 13% निकल कर आए हैं। चार्ट्स पर ये शेयर आपको कैसा लगता है? देखिए, मेडिको काया को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ पर लौटेंगे। प्री ओपनिंग सेशन होगा हमारे सामने, बताएंगे आपको भारतीय बाजार की शुरुआत कितनी कमजोरी के साथ होती है, देखेंगे रुपए की ओपनिंग भी, और लेकर आएंगे पहला सौदा आपके लिए छोटे से ब्रेक के बाद।